आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस नए डीप डाइव में। आज की शुरुआत ना हम एक बहुत ही दिलचस्प सिनेरियो से करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इमेजिन कीजिए एक ऐसा पहाड़, एकदम ऊंचा, बर्फीला, जहां का तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे है। और हवा इतनी पतली है कि बस सांस लेना भी एक स्ट्रगल बन जाए। सही कहा। अब सोचिए कि ऐसे दुर्गम माहौल में अचानक कोई सैन्य संकट आ जाता है, और दिक्कत यह है कि वहां आपके पास जो भी भारी हथियार या गाड़ियां हैं ना, वो सब मुख्य रूप से मैदानी इलाकों या रेगिस्तान के लिए बनी हैं। जो कि उस ऊंचाई पर बस काम ही नहीं कर पाती। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में कोई बिल्कुल नया हथियार, मेरा मतलब है ऐसा हथियार जो खासकर उसी बर्फीले माहौल के लिए बना हो, उसे स्क्रैच से तैयार करने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, अगर हम रक्षा उत्पादन के पुराने इतिहास को देखें ना, तो ये किसी पहाड़ को तोड़ने जितना ही मुश्किल काम है। हाँ। बस अब आमतौर पर किसी भी एडवांस सेना को एक नया हथियार बनाने, उसका प्रोटोटाइप रेडी करने और उसे टेस्टिंग तक लाने में ही एक पूरा दशक लग जाता है। एक दशक। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम जिन रिपोर्ट्स पर बात करने वाले हैं, उन्होंने दुनिया भर के विश्लेषकों को चौंका दिया है। भारत ने ये काम एक दशक में नहीं बल्कि सिर्फ 21 महीने में कर दिखाया है। जी हाँ, सिर्फ 21 महीने। और आज हमारे पास रक्षा मंत्रालय की कई रिपोर्ट्स, सामरिक विश्लेषण और सरकारी दस्तावेजों का एक पूरा स्टैक है। हमारा मिशन ये समझना है कि भारत कैसे अपनी पूरी ताकत को एक नया रूप दे रहा है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ कुछ नए हथियारों के नाम गिनना नहीं है, हमें उस बड़े बदलाव को समझना है जहां कोई देश सिर्फ पारंपरिक युद्ध से आगे निकल रहा है। मतलब एक तरह से अगली पीढ़ी की वॉरफेयर की तरफ। हाँ, जिसे इंटेलिजेंट वॉरफेयर कहते हैं। हम आत्मनिर्भरता और इसी इंटेलिजेंट वॉरफेयर की ओर भारत की एक बहुत बड़ी रणनीतिक छलांग का विश्लेषण कर रहे हैं। तो चलिए फिर इसे अनपैक करते हैं। हथियारों पर जाने से पहले ना हमें उस अखाड़े को समझना होगा जहां इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी हमारी सीमाएं। हाँ, खासकर चीन से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC। हमारे सोर्सेज से ये एकदम साफ है कि सीमाओं पर बुनियादी ढांचे का काम अब कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, ये अब एक टॉप नेशनल प्रायोरिटी बन गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण वहाँ का भूगोल है। मौसम की वजह से। हाँ, पहाड़ों में दुश्मन से बड़ा दुश्मन वहाँ का मौसम होता है। सर्दियाँ आते ही कई अहम इलाके महीनों तक देश से कट जाते हैं। और इसका सबसे सॉलिड जवाब है शिंकुला सुरंग, जिसका काम इसी सितंबर में शुरू होने वाला है। अच्छा। ये सिर्फ एक सुरंग नहीं है, मतलब ये एक ऐसी भौगोलिक रुकावट को खत्म कर रही है जिससे सेना साल भर वहां आसानी से पहुंच सके। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। लेकिन मुझे इन दस्तावेजों में ना सुरंगों से भी ज्यादा हैरान करने वाली एक और बात मिली। वो क्या? वहां एक हाईवे पर 4.2 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी तैयार की गई है। ओ, जिसे ELF कहते हैं। हाँ, मतलब जो एक नॉर्मल हाईवे है उस पर अचानक से राफेल और ग्लोबमास्टर जैसे भारी विमान उतर सकते हैं। बिल्कुल। ये तो मुझे ऐसा लगा जैसे शतरंज का कोई गेम चल रहा हो और आप खेलते खेलते ही बोर्ड के नए खाने भी बना रहे हो। मतलब एक आम सड़क को सीधे रनवे बना देना, क्या ये किसी बड़े सामरिक बदलाव का इशारा है? ये 100% एक बड़ा बदलाव है। इसे समझने के लिए हवाई युद्ध की रणनीति देखिए। युद्ध में दुश्मन का पहला टारगेट क्या होता है? आपके स्थापित एयरबेस। हाँ, क्योंकि वो रडार पर होते हैं। सही कहा। वो पहले ही हमले में आपके रनवे तोड़कर वायुसेना को जमीन पर रोकना चाहते हैं। लेकिन जब आपके पास हाईवे के रूप में दर्जनों ऐसे छिपे हुए रनवे होना, तो दुश्मन का ये प्लान फेल हो जाता है। यानी हम अपने एयरबेसों का पूरी तरह से विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। जी। और ये सिर्फ सड़क बनाने की बात नहीं है, ये सेना की चपलता है। इसे मिलिट्री भाषा में रैपिड डिप्लॉयमेंट कहते हैं। अच्छा, तो अगर LAC पर तनाव बढ़ता है तो भारतीय सेना को हफ्तों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारी रसद और सैनिक कुछ ही घंटों में मोर्चे पर पहुंच जाएंगे। तो अखाड़ा और रास्ते तो तैयार हो रहे हैं, लेकिन उन बर्फीले और संकरे रास्तों पर चलने के लिए सिर्फ रफ्तार नहीं, एक सही कवच भी चाहिए। बिल्कुल। और यहीं से जोरावर लाइट टैंक की कहानी शुरू होती है। हाँ, जोरावर। इसे समझने के लिए हमें 2020 के लद्दाख गतिरोध को देखना होगा। उस वक्त भारतीय सेना ने वहां अपने सबसे भारी T-72 और T-90 टैंक तैनात किए थे। पर एक मिनट, T-90 तो दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक्स में आते हैं ना? फिर वहां दिक्कत क्या थी? दिक्कत ताकत की नहीं थी, दिक्कत माहौल की थी। मैदानी इलाकों के लिए वो एकदम लाजवाब है, लेकिन 15,000 फीट की ऊंचाई पर हवा बहुत पतली हो जाती है। तो इंजन को ऑक्सीजन नहीं मिलती। बिल्कुल सही।
45 टन के भारी टैंक का इंजन वहां हाँफने लगता है। और इतने भारी टैंक को पहाड़ी रास्तों से ले जाना ही अपने आप में एक दुष्स्वप्न है। और शायद चीन के पास इसका कोई जवाब था। हाँ, चीन ने वहां अपना टाइप 15 लाइट टैंक लगा दिया था, जो खास तिब्बती पठार के लिए ही बना था। तो मतलब हमारे पास बाहुबल तो था, पर हम उस अखाड़े के लिए फिट नहीं थे। और इसी खामी को दूर करने के लिए DRDO और LNT ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। वही 21 महीने वाला रिकॉर्ड। जी, सिर्फ 21 महीने में उन्होंने जोरावर टैंक का पूरा प्रोटोटाइप खड़ा कर दिया। रक्षा उत्पादन के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब सिर्फ कागजों से लेकर एक फायरिंग करता हुआ टैंक, और वो भी सिर्फ 25 टन का। हाँ, और इसके फीचर्स देखिए, ये एम्फीबियस है, मतलब पानी में भी तैर सकता है। पैंगोंग झील जैसे इलाकों के लिए एकदम सही। और हल्का होने के बावजूद इसमें 105 मिलीमीटर की बहुत पावरफुल गन लगी है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। जब मैं ये रिपोर्ट्स पढ़ रहा था ना, तो मुझे एक विरोधाभास दिखा। कैसा विरोधाभास? देखिए, हम जोरावर को मेक इन इंडिया की जीत बता रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में साफ लिखा है कि जर्मनी ने इसके इंजन को लेकर देरी कर दी। हाँ, भू राजनीतिक कारणों से। तो इसके नतीजे में हमें इसमें अमेरिका का कमिंस इंजन लगाना पड़ा। तो ये कैसी आत्मनिर्भरता हुई? क्या हम आज भी बाहरी ताकतों पर निर्भर नहीं हैं? ये बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। लेकिन देखिए, आत्मनिर्भरता कोई स्विच नहीं है जिसे आपने ऑन किया और रातों रात सब कुछ देश में बनने लगा। मतलब ये एक प्रोसेस है। जी, ये एक लंबी और थोड़ी मुश्किल प्रक्रिया है। जर्मनी वाली घटना हमें बताती है कि कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन को भी एक हथियार बनाया जा सकता है। हाँ, ये तो है। और यही कमजोरियां भारत को अपना खुद का इंजन बनाने के लिए पुश कर रही हैं। तो ये एक मजबूरी से पैदा हुआ अवसर है, पर जब तक इंजन बनता है तब तक क्या? यहीं पर स्टॉप गैप रणनीति आती है। DRDO पहले से ही स्वदेशी इंजन बना रहा है, लेकिन जब तक वो पूरी तरह टेस्ट नहीं हो जाता, आप सीमाओं को खाली नहीं छोड़ सकते। अच्छा, तो अमेरिकी इंजन का इस्तेमाल बस एक प्रैक्टिकल डिसीजन है? बिल्कुल। आपको आज की सुरक्षा भी देखनी है। इसी का एक और उदाहरण रूस का S-400 सिस्टम है, जो एयर डिफेंस के लिए है। हाँ, जब तक हमारा स्वदेशी सिस्टम रेडी होता है, 2026 तक S-400 की खेप हमारी वायु रक्षा को मजबूत रखे भी। ये नजरिया काफी क्लियर है, मतलब यथार्थ और विजन का बैलेंस। तो जमीन और पहाड़ों की तो बात हो गई, पर रिपोर्ट्स में एक और बहुत बड़ा इशारा है, समंदर और अंतरिक्ष की तरफ। बिल्कुल। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS ने एक बहुत ही भारी टर्म यूज किया है, आराडो, मतलब ऑल रेल्म ऑल डोमेन ऑपरेशंस। ये सुनने में जितना फ्यूचरिस्टिक है, असल में भी उतना ही एडवांस्ड है। CDS का कहना है कि भविष्य के युद्ध सिर्फ गोलियों या जमीन के लिए नहीं होंगे। तो फिर किस चीज के लिए होंगे? युद्ध एक ही समय में जमीन, हवा, पानी, साइबर और सबसे अहम सिंथेटिक और कॉग्निटिव स्तर पर लड़े जाएंगे। कॉग्निटिव, अगर आसान भाषा में कहें तो इस इंटेलिजेंट वॉरफेयर का मतलब क्या है? मतलब युद्ध अब डिजिटल नेटवर्क, AI और यहाँ तक कि लोगों की सोचने समझने की क्षमता को भ्रमित करने तक पहुंच गया है। बिना गोली चलाए दुश्मन को हराना? हाँ, आप उनका पावर ग्रिड डाउन कर सकते हैं या कम्युनिकेशन हैक कर सकते हैं। और नौसेना का जो नया प्रोजेक्ट है वो इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। आप INS विशाल की बात कर रही हैं ना? हाँ, 65,000 टन वाला सुपर कैरियर। बिल्कुल। पर मजे की बात यह है कि इसका सिर्फ साइज ही बड़ा नहीं है, इसके अंदर की तकनीक सबसे खतरनाक है। हाँ, तकनीक में एक चीज ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, वो MUMT वाला फीचर, मैनेड अनमैन्ड टीमिंग। आपको कैसा लगा वो पढ़कर? मुझे तो एकदम किसी वीडियो गेम के को-ऑप मोड जैसा लगा। मतलब एक इंसानी पायलट फाइटर जेट में है और उसके साथ घातक जैसे स्टिल्थ ड्रोन उड़ रहे हैं। ये तुलना एकदम सटीक है। ये जो ड्रोन्स होंगे ना, ये इंसानी पायलट के लिए अदृश्य रक्षकों की तरह काम करेंगे। तो पायलट सेफ दूरी पर रहेगा? बिल्कुल, पायलट सुरक्षित रहेगा और ये ड्रोन्स दुश्मन के इलाके में घुसकर रडार जैम करेंगे या मिसाइलें फायर करेंगे। एक भी इंसानी जान को खतरे में डाले बिना। पर मेरे दिमाग में एक शक आ रहा है यहाँ पर। बताइए। अगर ये ड्रोन्स पूरी तरह AI और डेटा पर चल रहे हैं, तो क्या दुश्मन की साइबर सेना इन्हें हैक नहीं कर लेगी? मतलब हमारी हथियार हमारे खिलाफ? साइबर युद्ध का सबसे बड़ा डर यही है और इसीलिए इन ड्रोन्स का जो नेटवर्क होता है वो बहुत ही क्लोज्ड लूप और एन्क्रिप्टेड होता है। अच्छा, तो सेफ्टी पूरी है। हाँ, इसके अलावा INS विशाल पर एक नया लॉन्चिंग सिस्टम भी लगने वाला है, EMALS। ये EMALS पुराने सिस्टम से कैसे अलग है? पुराने कैरियर भाप यानी स्टीम का इस्तेमाल करते थे, जो बहुत झटकेदार होता था।
लेकिन EMALS एक मैगलेव ट्रेन की तकनीक पर काम करता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बिल्कुल, ये विमानों और नाजुक ड्रोन्स को मक्खन की तरह स्मूथली हवा में उछाल देता है। वाह। और जब ये हवा में होते हैं तो इन्हें गाइड करने के लिए अंतरिक्ष में 150 जासूसी उपग्रहों का एक नया तारामंडल बनाया जा रहा है। मतलब समंदर की गहराई से लेकर अंतरिक्ष तक सब एक डिजिटल ग्रिड से जुड़ा है। ये तो सच में साइंस फिक्शन को हकीकत में बदलना हुआ। पर देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा पिंच है। वो क्या? इतने बड़े सैन्य बदलावों को दशकों तक चलाने के लिए जो फंडिंग या बैकएंड चाहिए ना, वो कोई हवा से नहीं आता। पॉइंट। हार्ड पावर बिना सॉलिड बैकएंड के नहीं चल सकती। और यहीं पर हमारे सोर्सेज का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, हमारा डोमेस्टिक इंजन। डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ। जब मैं ये फाइल्स पढ़ रहा था ना, तो एक पल के लिए मैं एकदम चकरा गया। एक तरफ तो सुपर कैरियर और स्टेल्थ ड्रोन की बात हो रही थी और अगले पन्ने पर ONDC का जिक्र था। आपको लगा होगा ये कहाँ से आ गया? बिल्कुल, मुझे लगा शायद कोई और फाइल मिक्स हो गई है। ये दोनों चीजें कैसे जुड़ती हैं? क्योंकि सामरिक शक्ति और आर्थिक शक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब ONDC को ही ले लीजिए। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। जी, रिपोर्ट बताती है कि 630 से ज्यादा शहरों के 1 लाख से ज्यादा छोटे विक्रेता इससे जुड़ चुके हैं। तो ये ई-कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण कर रहा है। बिल्कुल, जब छोटे व्यापारी बढ़ते हैं तो देश की संपत्ति का समान वितरण होता है और लॉजिस्टिक्स के लिए PM गति शक्ति प्लान भी तो है। हाँ, वो 1700 डेटा लेयर्स वाला। सोचिए, पहले एक विभाग सड़क बनाता था और 2 दिन बाद पानी विभाग उसे पाइप के लिए खोद देता था। अरे हाँ, ये तो हमारे यहाँ बहुत आम बात थी। लेकिन अब सब कुछ एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल मैप पर है। इससे जो हजारों करोड़ रुपए बचते हैं, वही पैसा तो रक्षा बजट में जाता है ना। ये बात तो है। सप्लाई चेन एकदम सुचारू हो जाती है। लेकिन किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत उसकी आधी आबादी में होती है, महिलाओं में। और यहीं पर मेरा वो सवाल आता है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर किया। कौन सा सवाल? जब हम कॉग्निटिव वॉरफेयर और सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं, तो उसके बीच में एक ग्रामीण महिला का खेत में ड्रोन उड़ाना कैसे फिट बैठता है? मेरा मतलब है वो नमो ड्रोन दीदी योजना। क्या ये एकदम अलग दुनिया नहीं है? सवाल बहुत लाजमी है, पर सच्चाई ये है कि ये दोनों एक ही धागे से बंधे हैं, जिसे हम नेशनल रेजिलियंस कहते हैं। मतलब राष्ट्रीय लचीलापन। हाँ, एक राष्ट्र की ताकत सिर्फ सीमाओं पर खड़े टैंकों में नहीं होती। अगर आपको बाहर से मजबूत दिखना है तो अंदर से तकनीकी और आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना होगा। तो अगर निचले स्तर पर तकनीक नहीं है तो ऊपर की ताकत सिर्फ दिखावा है। एकदम सही। जब गांव की महिला खेती के लिए ड्रोन उड़ाना सीखती है, ये 6 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा जाता है, तो ये सिर्फ गरीबी मिटाने का प्रोग्राम नहीं है। ये टेक लिटरेसी है। बिल्कुल, तकनीक को एकदम ग्रास रूट तक पहुंचाना। जब पूरी आबादी की तकनीकी समझ बढ़ती है तो सेना को भविष्य के लिए एक ऐसा टैलेंट पूल मिलता है जो बचपन से तकनीक से जुड़ा है। ओहो, अब सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब डिजिटल पेमेंट्स, ONDC और वाईफाई हॉटस्पॉट से जो इकोनॉमी बढ़ती है, उसी से S-400 और जोरावर टैंक की फंडिंग होती है। और सिर्फ पैसा ही नहीं, याद है हमने कॉग्निटिव मजबूती की बात की थी? हाँ, दिमाग और सोचने की क्षमता। अगर समाज शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र है तो वो किसी भी बाहरी प्रोपोगेंडा का बेहतर सामना कर सकता है। कोई दुश्मन उन्हें अंदर से तोड़ नहीं सकता। ये वाकई बहुत ही शानदार नजरिया है। तो अगर आज की चर्चा को हम समेटें, हमने असम के हाईवे वाले रनवे से शुरुआत की थी, जो हमारी रैपिड डिप्लॉयमेंट रणनीति का हिस्सा है। फिर हमने 21 महीने में बने जोरावर टैंक को देखा और उसके बाद हम समंदर और अंतरिक्ष की तरफ गए। हाँ, INS विशाल के ड्रोन और अंतरिक्ष के सैटेलाइट्स तक। और आखिर में इन्होंने समझा कि इन सब को चलाने वाला इंजन हमारा अपना घरेलू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सब मायने क्यों रखता है? क्योंकि भारत की ये जो छलांग है ना, ये सिर्फ सेना तक सीमित नहीं है। ये हर नागरिक के जीवन और भविष्य को बदल रही है। बिल्कुल। और अंत में मैं बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जी, बताइए। आज हमने देखा कि भारत अपनी भौतिक सीमाओं को नई तकनीक से सुरक्षित कर रहा है, लेकिन अगर भविष्य के युद्ध सच में कॉग्निटिव और डिजिटल स्तर पर AI द्वारा लड़े जाने हैं, तो क्या आने वाले दशकों में हमारी उन भौतिक सीमाओं से भी ज्यादा हमारी डिजिटल और मानसिक सीमाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती नहीं बन जाएगी? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हम अपनी स्क्रीन्स और अपने दिमाग की सुरक्षा के लिए उतने ही तैयार हैं जितने हम पहाड़ों के लिए हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। इस पर आप जरूर विचार कीजिएगा।